नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात। गुजरात लॉबी का बहुत बुरा हाल हो गया। 4 PM रो के नहीं रुक रहा। सदन में, राज्यसभा में आज जमकर 4 PM की चर्चा हुई। मैं सुनवाता हूं संजय सिंह ने क्या कहा। इन डकैतों के पासपोर्ट क्यों नहीं जब्त किया आपने? इन डकैतों के पासपोर्ट क्यों नहीं जब्त किया आपने? नहीं जब्त किए। आपका दिमाग क्या है? यूट्यूबर पकड़ना है, न्यूज वाले को पकड़ना है, 4 PM संजय शर्मा का बंद करना है, राजीव निगम का फेसबुक बंद करना है, मुकेश मोहन पे मुकदमा करना है। खाली आपको अपने विरोधियों का गला घोटने के अलावा दिन रात कोई काम नहीं है। सुना आपने, ये हाउस में चर्चा थी और मैं अब लेके चलता हूं अभय दुबे जी के पास। अमेरिका, ईरान, इजराइल के युद्ध में चाचा ट्रंप की हालत क्यों पतली हो गई, सुनिए अभय दुबे जी से। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है अभय दुबे जी आपका। एक इतिहास बन गया कि जितना ये सरकार 4 PM को रोकने की कोशिश कर रही थी, सब पूरे देश की जनता के प्यार के कारण एक ना एक इतिहास बनता जा रहा है। आज राज्यसभा में भी 4 PM का मामला बहुत तेजी से उठाया गया और इस मुद्दे पे मेरा नाम लिया गया और 4 PM का नाम लिया गया संसद में। मतलब ये जो प्रतिबंध लगाना सोच रहे थे, जो बंद करने की बात सोच रहे थे, मेरा नेशनल चैनल बंद कर दिया, मेरी एंकर फिजा की रील प्रतिबंधित कर दी, मेरा फेसबुक पेज ब्लॉक कर दिया, लेकिन अब संसद में भी, राज्यसभा में भी 4 PM की आवाज उठने लगी। आपको लगता है कि ये प्रतिबंध क्या हमें नुकसान पहुंचाया या सरकार को समझ में आया कि 4 PM दबने वाला नहीं है? आपका क्या मानना है? देखिए, ये जिस क्लिप का आप जिक्र कर रहे हैं, संसद की कार्रवाई का ये हिस्सा मैंने भी देखा है संयोग से। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, जो कि सरकार की बड़ी मुखर होकर आलोचना करते हैं और बहुत ही लोकप्रिय किस्म के सांसद हैं। मेरे ख्याल से उनको तो श्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार भी मिलना चाहिए। अगर मुझसे सिफारिश ली जाएगी तो मैं कहूँगा कि संजय जी को पुरस्कार भी मिलना चाहिए। वो ये सवाल उठा रहे थे संसद में कि किस तरीके से सरकार अपनी आलोचना करने वाले जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, जो यहाँ पे लोग पोस्टिंग करते हैं या कोई कार्यक्रम चला रहे हैं, उसका दमन कर रही है सरकार। और जिनका दमन करना चाहिए दरअसल, उनकी तरफ ना उसकी निगाह है, ना उनकी तरफ ध्यान है, और उनको बचाया भी जा रहा है। इसी संदर्भ में उन्होंने बड़े ही प्रमुखता के साथ में 4 PM और संजय शर्मा का जिक्र किया उसके अंदर। तो मुझे लगता ये है कि ये सदन की कार्रवाई में दर्ज हो गया है। सदन की कार्रवाई में दर्ज होने का मतलब होता है कि ये भारत के संसदीय इतिहास का अंग हो गया है। ये भारत के संसदीय इतिहास का अंग हो गया है कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार 4 PM को, संजय शर्मा का जो चैनल है, उसका दमन कर रही है, उसका चैनल उसने बंद करवाया। देखिए, आपका जो संघर्ष है संजय जी, वो एक अलग तरह का संघर्ष है और उसने लगातार सरकार से लड़ने के, सरकार की आलोचना के प्रतिमान स्थापित किए हैं। मुझे याद पड़ता है कि पिछली बार जब सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का बहाना लेकर आपके चैनल के ऊपर प्रतिबंध लगाया था यूट्यूब के जरिए, तो आप सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे और वहां पे जब आपकी तारीख पड़ी, तारीख से एक दिन पहले ही सरकार ने प्रतिबंध हटा लिया। तो अब वो अपने आप में बड़ी विचित्र बात थी। बड़ा ताज्जुब हुआ कि भाई कुछ ना कुछ तो सरकार को अपने लगाए हुए प्रतिबंध का बचाव करना चाहिए था, कुछ खड़ा होना चाहिए था, कुछ तो बोलना चाहिए था, लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे लगता है कि इस बार भी ये अदालत की तारीख पड़ेगी तो हो सकता है सरकार ऐसा ही ना करे, क्योंकि जैसे ही ऐसा कई बार कर चुकी है। आपको सोनम वांगचुक के मामले में सरकार ऐसा कर चुकी है। ये सरकार इसी तरह की सरकार है। ये प्रतिबंध लगाती है और जब उस प्रतिबंध की कोई न्यायिक समीक्षा होती है या वो किसी कसौटी भी कसा जाता है, ये गिरफ्तार करती है, मुकदमे लगाती है और उसके बाद ही सरकार भाग खड़ी होती है। तो ये है, आपका संघर्ष जारी है, हम सब आपके साथ हैं और अब ये भारत के संसदीय इतिहास का हिस्सा बन चुका है संजय सिंह के इस वक्तव्य के बाद। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अभय जी। और मेरे लिए तो ये गौरव की बात है कि जिस समय लोकतंत्र की हत्या हो रही थी देश में, उस समय आप और आप जैसे कई मेरे बड़े भाई मेरे साथ इस फोरम पे खड़े थे। 4 PM कम से कम इतिहास के पन्नों में ये नाम दर्ज कराने में कामयाब हो गया कि हम डरे नहीं, हम झुके नहीं, सच की बात करते रहे। बात करते हैं उस विषय की जो इस समय पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गूंज रहा है, अमेरिका और ईरान के युद्ध की। ट्रंप साहब की तो हवा निकल गई। कह रहे हैं कि भैया ये नाटो देश कभी अमेरिका के साथ नहीं देते थे, इस बार भी नहीं दे रहे। मैं चला, जिसको तेल खरीदना हो खरीदो, कुछ ही हफ्ते में मैं युद्ध बंद कर दूंगा। इतना ज्यादा अपमान, इतनी ज्यादा बेइज्जती अमेरिका के लोग सहन कैसे कर रहे हैं? उनके राष्ट्रपति ने तो मजाक उड़वा कर रख दी, कहीं का नहीं छोड़ा अमेरिका को।
इतना अपमान कैसे किसी मुल्क का कोई राष्ट्राध्यक्ष कर सकता है, क्या लगता है आपको? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप एक ही मुंह से लगातार दो बातें कर रहे हैं। एक तरफ तो वो ये कह रहे हैं कि हमें होर्मुज जलडमरू मध्य खुले या ना खुले, हमें इससे ज्यादा कोई खास मतलब नहीं है, और जिन यूरोपीय देशों को, जिन देशों को तेल नहीं मिल रहा है, वो जाएं अब जलडमरू मध्य खुलवाएं या हमसे तेल खरीद लें, अपना तेल का इंतजाम खुद करें, हम उनके लिए लड़ने के लिए नहीं जाएंगे। और नाटो के बारे में उनका कहना यह है कि नाटो को तो पहले भी कोई खास तरजीह नहीं देते थे, नापसंद करते थे, ये तो कागजी शेर है, और वो इस युद्ध के बाद में नाटो से निकलने के बारे में गंभीरता से सोचेंगे। और ये बात केवल दोबारा सोचने वाली नहीं है, ये बात काफी गंभीर है। इस बात को उनकी तरफ से काफी मजबूती से कहा गया। मैं तो मानता हूं कि नाटो को उन्होंने ईरान युद्ध के पहले ही नाटो से तकरीबन अमेरिका ने अपना हाथ खींच लिया था, और वो मान रहे थे कि नाटो किसी काम का नहीं रह गया है, और अब उनको कहने का और बहाना मिल गया। और इस बात को यूरोपीय देश जानते हैं, क्योंकि यूरोपीय देश इस बात को जानते हैं, इसलिए भी उन्होंने, अगर ये नाटो के साथ ऐसी बदसलूकी न करते डोनाल्ड ट्रंप, तो शायद यूरोपीय देश भी इस तरीके से नहीं करते, वो भी कुछ लिहाज करते। वही अमेरिका हमारा पुराना मित्र रहा है और कई मामलों में हमारे साथ रहा है, हम लोगों ने सारी दुनिया में कार्रवाइयां की हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। तो एक मुंह से तो ये इस तरह की बातें बोलते हैं, लेकिन दूसरे मुंह से, जैसे एक बार उन्होंने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहे या खुला रहे, इससे मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो 3-4 हफ्ते में युद्ध से निकल जाऊंगा। एक बार तो उन्होंने ये बात कही। लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी कही कि ईरान अपनी तरफ से बोले कि ईरान जो है युद्ध विराम, सीज फायर की अपील कर रहा है, लेकिन सीज फायर हम तभी करेंगे जब होर्मुज जलडमरू मध्य खोल देगा। दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं। तो एक मुंह से दो तरह की बातें लगातार बोल रहे, एक ही दिन में बोलते हैं, दूसरे दिन का भी इंतजार नहीं करते। सुबह कुछ बोले, दोपहर में कुछ बोले, शाम को कुछ बोले, इस तरह से इनका चल रहा है। लेकिन अगर आप इन सारी बातों का आकलन करें और उनको पलड़े पे रख के तौलें कि युद्ध से बाहर निकल जाने वाली बातें कितनी हैं, उनका वजन कितना है, और युद्ध को आगे बढ़ाने के बारे में धमकी वाली बातें कितनी है, उनका वजन कितना है, तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे बोरिया बिस्तर हम बांध लेंगे, हम जा रहे हैं, जिसको जो करना हो करो, हमें किसी से मतलब नहीं। ये प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, ये प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है कि बोरिया बिस्तर बांध लेंगे। अब देखिए, अभी जब हम लोग इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो भारतीय समय के अनुसार जो समय हो रहा है, उसके आधे घंटे बाद ईरान ने एक धमकी दी है। अगर ईरान उस धमकी को अमल करता है तो कोहराम मच जाएगा। ईरान ने कल एक धमकी दी थी, रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने चेतावनी दी थी कि पूरे मध्य पूर्व में जितनी भी आईटी कंपनियां हैं अमेरिका की, चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो एचपी हो, चाहे वो गूगल हो, चाहे उसकी एआई कंपनियां हो, बहुत सी कंपनियां हैं, 18 बड़ी कंपनियों के बारे में उन्होंने कहा। उसमें टेस्ला भी शामिल है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, उसमें लॉकहीड भी शामिल है। तो इन कंपनियों के जितने भी ऑफिसेज हैं, जितने भी डेटा सेंटर हैं, जो भी उनके शोरूम हैं, पूरे मध्य पूर्व में ईरान उनको उड़ा देगा। ईरानी समय के मुताबिक 8 बजे और भारतीय समय के अनुसार 10:30 बजे। अच्छा, ये उसने, ईरान ने धमकी दी। उसने कहा कि जो वहां रहते हैं लोग चले जाएं, छोड़ के 1 किलोमीटर दूर चले जाएं वहां जगह से, वरना हम आपको उड़ा देंगे। और इसलिए उड़ा देंगे क्योंकि ये लोग अपनी टेक्नोलॉजिकल जासूसी के जरिए और दूसरे तरीके के जरिए अमेरिका के युद्ध प्रयासों की मदद कर रहे हैं, और ये युद्ध में अप्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में शामिल है। मतलब ये दुश्मनों के साथ हैं, और हमारे नागरिकों की हत्या करने में इनकी भी भूमिका है, हम इनको उड़ा देंगे, ये ईरान ने कहा था। इसके बाद से अमेरिका के पूंजीपतियों की और ट्रंप के हाथ पैर फूल गए, और वो काफी इस बात से सिटपिटा भी गए, क्योंकि अगर ये हुआ तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, बहुत ही बड़ा नुकसान होगा। दूसरे, ये सब लोग ये भी जानते हैं कि यहाँ जो होर्मुज जलडमरू मध्य है, वहां जो समुद्र है, और उसी एक समुद्र का एक बड़ा हिस्सा, उसके नीचे से इंटरनेट के पाइप भी गए हैं समुद्र के अंदर से। 97% इंटरनेट का डेटा जो है वो समुद्र के अंदर से होकर आपके पास पहुंचता है। अगर वहां पर भयंकर मारकाट हुई समुद्र के ऊपर, होर्मुज के लिए भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें स्पीड बोटें चली, इनमें शिप्स चले, जिनके अंदर टारपीडो चले, और ये चले वो चले, सुरंगें फूटी,
तो हो सकता है कि इंटरनेट के उस डेटा को नुकसान हो, इंटरनेट के जो पाइप बिछाए गए हैं, जाल इंटरनेट का समुद्र के अंदर बिछा हुआ है, उसको नुकसान हो। और अगर ऐसा नुकसान हुआ तो सारी दुनिया में डेटा प्रोसेसिंग बहुत स्लो हो जाएगी और सारी दुनिया की जो उत्पादकता है उस उत्पादकता के ऊपर विपरीत असर पड़ेगा। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं और अभी तक ट्रंप और उनके जनरल ये भी तय नहीं कर पाए हैं कि उन्होंने जो कमांडे वहां बुला रखे हैं, जो एलीट एयरबोर्न डिवीजन है वगैरह वगैरह, जो भी उन्होंने अपना फौजी प्रपंच वहां कर रखा है, इसका इस्तेमाल कैसे करें? क्या ये इस तरह का थल सेना द्वारा एम्फीबियस ऑपरेशन जो है मुमकिन? ये अभी तक उनके दिमाग में स्पष्ट नहीं है। वो लोग जो आए हैं वो अपने अपने ही शिप्स में बैठे हुए, शिप से उतरे ही नहीं है नीचे, तो वो अभी तक निकल नहीं पाए हैं उधर से। कल तक ट्रंप, परसों तक ये धमकी दे रहे थे कि हम हवाई जहाज से सब चीजें उड़ा देंगे, खरग आइलैंड उड़ा देंगे, पूरा वहां का तेल पूरा उड़ा देंगे। फिर उन्होंने इस तरह का वॉल स्ट्रीट जर्नल को इस प्रकार का स्टेटमेंट दे दिया कि हम 3-4 हफ्ते में बाहर निकल जाएंगे और हवाई लिए कुछ करने के लिए है नहीं, हमने तो उनकी जो एटमी क्षमता थी ईरान की वो खत्म कर दी है और उसको इतना पीट दिया है ईरान को कि 20-25 साल वो पीछे खिसक गया है। लेकिन दुनिया में जितनी भी ऐसी संस्थाएं हैं उनका कहना है कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि इजराइल और अमेरिका के हमलों से ईरान की एटमी क्षमता समाप्त हो गई है। ये दावा उन्होंने पिछले साल जून में भी किया था जब उन्होंने ईरान के ऊपर 12 दिन का हमला किया था। वो दावा भी उनका गलत साबित हुआ। आज भी उसकी प्रामाणिकता संदिग्धता होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने जितनी भी बातें कही थी कि युद्ध के हमारे ये लक्ष्य हैं, हम ये करेंगे, एक भी पूरी नहीं हुई है। इसलिए वो अब जीत का एक काल्पनिक दावा कर रहे हैं कि हमने ईरान को ये कर दिया, वो कर दिया, तबाह कर दिया, हम उसे स्टोन एज में ले गए हैं, पत्थर युग में कर दिया है उसको, ये सब बाकी बचा है वो भी तबाह कर देंगे, यही लगातार बोलते रहते हैं। लेकिन ईरान अपनी समर नीति को सोच समझ के जो है ना वो आगे बढ़ा रहा है। सबसे पहले उसने होर्मुज को बंद किया, अब वो हूती विद्रोहियों के जरिए जो लाल सागर वाला रास्ता है उसको बंद करने की कोशिश में भी है। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया में व्यापार का 32% हिस्सा जो है वो बंद हो जाएगा, 32% व्यापार जो है वो रुक जाएगा दुनिया का। सारी दुनिया में भट्टा बैठ जाएगा किसी भी तरह की इनकमों का और कई देशों के जीडीपी वगैरह का हो जाएगा। पूरे घाटी का जीडीपी बिल्कुल तबाह एकदम 7% से 8% तक घाटी का जीडीपी भी गिर सकता है खाड़ी के देशों का। तो ये स्थिति है, बहुत बुरी स्थिति है। मुझे लगता है कि सारी छटपटाहट इस बात की है कि कैसे हम इस युद्ध से निकलें और बेइज्जती हमारी कम से कम हो। अच्छा, ये ट्रंप की नौटंकी खत्म नहीं हो रही। कभी कहते हैं कि अब हम कुछ ही हफ्तों में निपट जाएंगे, फिर कहते हैं आज नया उन्होंने एक तुक्का छोड़ दिया कि ईरान ने हमसे कहा कि सीज फायर कर लीजिए, ईरान समझौते को तैयार है। ईरान ने तुरंत कहा कि ये सब फालतू की बातें हैं, हमने कहीं कुछ नहीं सीज फायर की उम्मीद करी, युद्ध हम ही खत्म करेंगे। ये ट्रंप जो ये इस तरह की फालतू की बयानबाजी करते रहते हैं, ये ट्रंप की शैली है। मैंने कल भी कहा था कि ये एक तो साइकोलॉजिकल वार वो चलाते हैं, जो ताकतवर आदमी सोचता है इस तरह की बातें करने का अधिकार केवल उसी के पास है, वो दूसरे की साइकोलॉजी को प्रभावित कर सकता है। ये बात सही है कि अमेरिका बहुत शक्तिशाली है, अमेरिका के पास बहुत पैसा है, अमेरिका चाहे तो अभी 5-6 महीने साल भर इस युद्ध को चला सकता है। मैं बिल्कुल इसको वो नहीं मानता। अगर एक बार ट्रंप अमेरिका ये सोच ले कि हमें ये युद्ध चलाना है हर तरह से, तो फिर आप कितना भी अमेरिका का नुकसान हो जाए अमेरिका चला सकता है। अमेरिका ने कई देशों में 10-10, 12-12 साल, 20-20 साल भी युद्ध लड़ा है। अमेरिका 10-10 लाख लोग अमेरिका के लड़ते रहे। मैंने वियतनाम का कल आपको उदाहरण भी दिया था। ऐसे भी लोग, ऐसा भी हुआ है। तो अमेरिका कर तो सकता है ये, लेकिन प्रश्न ये है कि क्या वो करेगा, क्या उसे करना चाहिए और क्या वो करेगा। मेरा मानना है कि ना तो उसे करना चाहिए और ना वो करेगा। इससे पहले अमेरिका ने जितने भी युद्ध लड़े हैं, वेस्टर्न यूरोप हमेशा उसके साथ रहा, पश्चिमी यूरोप। ये एक ऐसा युद्ध है इसमें पश्चिमी यूरोप ने उसका साथ देने से इनकार कर दिया। भाई अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप ने मिलकर द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा था। आज द्वितीय विश्व युद्ध की बात बहुत पुरानी हो गई है, उसकी याद लोगों के दिमाग में भी नहीं है। नई पीढ़ी तो उसके बारे में कुछ सोचती ही नहीं। मेरा मानना यह है कि आज द्वितीय विश्व युद्ध अमेरिका के साथ नहीं है और जो खाड़ी के देश हैं वो भी इस युद्ध के बाद अमेरिका के साथ पहले की तरह नहीं रहेंगे। और ये एक बहुत बड़ा नुकसान है जो डोनाल्ड ट्रंप की वजह से अमेरिका को झेलना पड़ा है। और अमेरिका इन दोनों इलाकों का नेतृत्व खोकर दरअसल अमेरिका के विश्व प्रभुत्व में
इस युद्ध के बाद काफी बड़ी कटौती दिखाई पड़ेगी। उस डर किस बात का है? उस कटौती की भरपाई करने के लिए और ये दिखाने के लिए कि हम अभी भी 30 मार खा हैं, भले हमने मक्खी एक भी ना मारी हो, लेकिन अभी भी हम 30 मार खा हैं, तो अब वो क्यूबा के ऊपर टूट पड़ेंगे और इस तरह की बातें भी कर रहे हैं। लेकिन सोवियत संघ ने आज वहां तेल भरा जहाज भेज कर बता दिया है कि वो क्यूबा की मदद करेगा। वो तेल भरा जहाज वहां पहुंच भी गया है। अच्छा, हवा खराब हो रही है। ईरान ने बुल्गारिया को धमकी दी कि बता रहे हैं कि इस्तेमाल मत करने दो अमेरिका के फौज को, एयरपोर्ट को। पहले का टाइम होता तो बुल्गारिया जवाब नहीं देता, लेकिन ईरान के इस समय डर के मारे बुल्गारिया ने तुरंत सफाई दे दी कि नहीं भाई, हमने इस्तेमाल नहीं करने दिया। जो सऊदी का हाल किया है ईरान ने, उससे कम से कम ये देशों को, बाकी देशों को समझ में आ गया कि अमेरिका जो चाचा चौधरी बनता है, ये तो खुद की नहीं संभाल पा रही, हमारी क्या संभालेगा। तो जो एक फ्रेम था, वो फ्रेम तो तोड़ ही दिया ना ईरान ने। बिल्कुल तोड़ दिया। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान के पक्ष में भूगोल भी है, और भूगोल ऐसा विकट भूगोल है जिसकी वजह से ईरान के ऊपर, एक ही बार ईरान के ऊपर शायद विदेशियों ने कब्जा किया है। जो वो सिकंदर की फौजें जब आई थी तो उसने ईरान के राजा को हरा के, यूनानियों ने वहां कब्जा कर लिया था। ईरान पे सिकंदर ने हरा दिया था, ने फारस के ऊपर कब्जा कर लिया था। लेकिन आमतौर पर ईरान के ऊपर कब्जा करना बहुत मुश्किल बात है। दूसरे, जो पूरा मध्य पूर्व है वो एक ऐसी जगह है कि आपको दुनिया में कहीं भी जाना हो, आपको मध्य पूर्व के ऊपर से उड़ना होगा। अगर वो एयर स्पेस बंद कर देंगे तो आपका जहाज नहीं आ सकता। कुछ भी कीजिए आपको, या फिर बहुत लंबा चौड़ी फ्लाइट लेनी पड़ेगी, बहुत महंगी फ्लाइट आपको पकड़नी पड़ेगी, बहुत मुश्किल, बहुत समय लगेगा आपको उस फ्लाइट में। इसी तरीके से पूरी दुनिया की एनर्जी जो है ना, वो मध्य पूर्व से ही फ्लो होती है। भाई देखिए, एक जलडमरू मध्य जो है, जिसको होर्मुज कहते हैं, जो आजकल विवादों के केंद्र में है, 20% तेल और 20% गैस उससे जाती है। फिर लाल सागर वाला जो जलडमरू मध्य है, उसको भी आप जोड़ लें आप, तो 13% वहां से जाती है। दोनों मिला के करीब 32%, दुनिया की 32% एनर्जी जो है वो इसी क्षेत्र से निकलती है। और ये दोनों क्षेत्र जो है वो खाड़ी में ईरान ने ऐसे होर्मुज को ब्लॉक कर दिया, उसी तरीके से हुती विद्रोही जो हैं यमन के हैं, वो उसको वहां ब्लॉक कर सकते हैं, लाल सागर वाले रास्ते को। तो ये एक इस तरह का इलाका है जिस इलाके के लिए आप लड़ने के लिए जिस प्रकार की रणनीति होनी चाहिए थी, जिस प्रकार का संघर्ष जो है वो योजना बनानी चाहिए थी अमेरिका को, और जिस तरह की पेशबंदी करनी चाहिए थी, वो उन्होंने नहीं की। उन्होंने सोचा कि हम, क्या नाम रखा था उन्होंने, फ्यूरी, कौन सी फ्यूरी थी, एपिक फ्यूरी। हाँ, एपिक फ्यूरी बहुत ही मतलब जबरदस्त किस्म के आवेश और क्रोध के साथ एक रौद्र हमला करके हम एक पल में सबको छिन्न भिन्न कर देंगे। एपिक फ्यूरी, हम 2 दिन से 4 दिन से लेकर 7 दिन के भीतर सब कुछ तबाह बर्बाद कर देंगे और ईरान अपने घुटनों पे आ जाएगा। ये जो, और ये हो नहीं पाया, इससे ट्रम्प साहब की फजीयत हो गई, आपके चचा ट्रम्प की फजीयत हो गई। तो ये हो गया है, और बहुत मुश्किल है बिना प्रतिष्ठा को खोए हुए इस चक्कर से ट्रम्प का निकलना। ट्रम्प ने खुद ही बनाया है चक्कर ये अपने। अच्छा अभय जी, चक्कर तो बन गया, फंस तो गए। अब अगर कंप्रोमाइज नहीं करते तो नाटो के देश तो किनारा कर लिए, उन्होंने कहा भैया तुम अपना रहता समेटो, हमसे मतलब है नहीं। होर्मुज स्ट्रैप बंद है, जहाज ईरान के बिना, टोल टैक्स के बिना आएंगे नहीं। अमेरिका के लाखों करोड़ों लोग सड़कों पे आ गए हैं, ट्रंप का विरोध कर रहे हैं। आप अगर ट्रंप की जगह होते तो आप क्या करते? आपके सामने परिस्थिति आ जाती, थोड़ी देर को मैं मान लूं कि अभय द्विवेदी अमेरिका के राष्ट्रपति हो गए, अब आप क्या करते? भाई पहले तो हम ये कहते हैं हम बिना अपनी संसद की मर्जी लिए हुए युद्ध चालू ही नहीं करते। नहीं, मान ली हो गया, अब आज की परिस्थिति में आप क्या कर सकते हैं? नहीं, तो हम आज की परिस्थिति में हम युद्ध विराम की घोषणा करते हैं अपनी तरफ से, युद्ध विराम की घोषणा करके वार्ता की बेच तैयार करते। बेइज्जती नहीं होती? बेइज्जती होती। अब सवाल ये है कि ये क्या इनकी बेइज्जती पहली बार हो रही है क्या? इनकी बेइज्जती वियतनाम में हो चुकी है, इनकी बेइज्जती अफगानिस्तान में हो चुकी है, इनकी बेइज्जती इराक में हो चुकी है, इनकी बेइज्जती सीरिया में हो चुकी है, इन सब जगहों पे इनकी बेइज्जती हो चुकी है। अमेरिका ने बहुत बेइज्जतियां करवाई हैं अपनी,
और ये बेइज्जती करवाने में कुशल हैं। इसलिए कुशल हैं कि सारी दुनिया में बेवजह अपने रुतबे को बढ़ाने के लिए हमले करते हैं, सारी दुनिया के ठेकेदार बने घूमते हैं। भाई बड़े से बड़े गुंडे का भी एक इलाका होता है, अपने इलाके के बाहर गुंडा ही नहीं करता, वरना वहां से जूते खा के वापस आना पड़ता है उसको। अगर कोई बड़ा से बड़ा गुंडा होता अपने इलाके में तो शेर होता है, लेकिन दूसरे के इलाके में चुपचाप निकल जाता है। जो दिमाग खराब जो हो जाता है उनका, जो शराब पी के दूसरे के इलाके में घुस जाते हैं, वहां से पिट के फिर वापस आते हैं। यही हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के साथ में। वेनेजुएला इनका इलाका था, वहां के राष्ट्रपति और बीवी को उठा लिया उसकी, कुछ नहीं हुआ इनका, एक और रुतबे में आ गए, 2 घंटे में कर दिया। उसी में दिमाग खराब हो गया, इधर भी आ गए, दूसरे के इलाके में आ गए, यहाँ से जूते पड़ रहे हैं। अच्छा, ये चूक कैसे गया? ईरान की जो ताकत इतनी है, ये अमेरिका की खुफिया एजेंसी इजराइल तो बड़ा इतराता था, मोसाद से बड़ा कुछ नहीं, ये सब चूक कैसे गए? ये इस तरह की गलतियां सबसे होती हैं, बड़े बड़े लोगों से हुई हैं। मुगालता, बहुत बड़ा मुगालता। सही बात है। हाँ, और ये मुगालता लेडू का बहुत बड़ा मुगालता, और जिस तरह का ये आदमी है उसमें इस तरह की गलतियां होती भी हैं। अपने आप को जो ओवर स्मार्ट समझते हैं ना, ज्यादा स्मार्ट समझते हैं, वो इसी तरीके से मात भी खाते हैं। ठीक बात है। लग भी रहा है कि जिस तरह से ट्रम्प की बेइज्जती पूरी दुनिया में हो रही है, भारत के भक्त लोग तो बड़े खुश हैं कि बहुत मोदी जी की मजाक उड़ाते थे, फंस गए तुम अब खुद भी। यहाँ के भक्तों की बड़ी समस्या है, वो अब बेचारे ट्रम्प की खुलेआम फंसे हुए हैं। मोदी जी सबसे ज्यादा फंसे हुए हैं इस चक्कर में। मोदी जी से तो कभी ना कभी इतिहास पूछेगा कि आप इजराइल क्यों गए थे, कभी ना कभी तो जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझसे बातचीत की, थैंक यू सर। तो ये थे अभय दुबे जी, और मैं फिर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, खासतौर से आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। बहुत बड़ी बात होती है कि देश के सबसे बड़े मंदिर में, लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में, राज्यसभा में 4 PM का मुद्दा उठे। एक बार फिर सुनिए कि संजय सिंह जी ने क्या कहा। इन डकैतों के पासपोर्ट क्यों नहीं जब्त किए आपने? इन डकैतों के पासपोर्ट क्यों नहीं जब्त किए आपने? नहीं जब्त किए। आपका दिमाग क्या है? यूट्यूबर पकड़ना है, न्यूज वाले को पकड़ना है, 4 PM संजय शर्मा का बंद करना है, राजीव निगम का फेसबुक बंद करना है, मुकेश मोहन पे मुकदमा करना है। खाली आपको अपने विरोधियों का गला घोटने के अलावा दिन रात कोई काम नहीं है। तो इधर संजय सिंह जी, और सदन में ये मुद्दा उठ गया कि 4 PM झुकेगा नहीं। पिक्चर आई थी ना पुष्पा, रुकेगा नहीं, तो संजय शर्मा रुकेगा नहीं, क्योंकि इतने लोगों का प्यार है। शुक्रिया आपके प्यार के लिए, थैंक यू।